हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये बायोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटीन सोल्युबिलिटी क्या होती है, प्रोटीन सोल्युबिलिटी की स्टडी क्यों की जाती है, सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कब सॉल्टिंग इन होती है, कब सॉल्टिंग आउट होती है और एनफिंसन एक्सपेरिमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो यानी कि वाटर, फिलिक यानी कि अट्रैक्टिव, मतलब जो वाटर के तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होते हैं वो ऑफ कोर्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोफोबिक होते तो वाटर से दूर भागते, तो ये हाइड्रोफिलिक है यानी कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे यानी कि वो सोल्यूबल हो जाएंगे। अब सोल्यूबल होने के बाद एंड तभी लिगैंड विल अटैच टू प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंड तभी जो लिगैंड होगा वो प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। अब आपने क्या किया कि आपने सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ऐड किया, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में आपने सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, ज़्यादा नहीं ऐड किया, थोड़ा सा ही सॉल्ट आपने ऐड किया। तो सॉल्ट क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज सॉल्ट वाटर से ज़्यादा पोटेंट होते हैं। पोटेंट यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्ट को ऐड कर रहे हो तो वो वाटर को डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि सॉल्ट वाटर से ज़्यादा पोटेंट होते हैं। देन फ्री वाटर कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। अब अगर उसने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया तो ऑफ कोर्स जो फ्री वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ेगा, यानी कि वाटर की एक्टिविटी बढ़ेगी। अब अगर वाटर की एक्टिविटी बढ़ी है तो इट विल हेल्प प्रोटीन टू डिज़ोल्व इनटू वाटर, तो ये प्रोटीन को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने में हेल्प करेगा एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन की सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि ये हो गई सॉल्टिंग इन की कंडीशन। इसे क्या बोला जाता है, सॉल्टिंग इन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने क्या किया कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रोवाइड किया, ठीक है, एंड इफ़ मोर सॉल्ट प्रोवाइडेड, तो क्या होगा, दिस विल चेज फ्री वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे उनको चेस करेगा और वाटर की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब अगर वाटर की एक्टिविटी कम हुई है मतलब प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी या फिर लॉस्ट हो जाएगी, तो फिर प्रोटीन उस वाटर के अंदर अच्छी तरीके से सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। तो उस प्रोटीन का बनेंगे इनसोल्यूबल, मतलब इनसोल्यूबल हो जाएगा वो, तो उसके बनेंगे प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे मतलब इनसोल्यूबल हो जाएगा, तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन को बोला जाता है सॉल्टिंग आउट। सॉल्ट आयन कम्पीट विथ प्रोटीन फॉर वाटर मॉलिक्यूल। इसमें आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट को ऐड कर दिया है, तो जो सॉल्ट आयन होते हैं वो प्रोटीन के साथ कम्पीट करते हैं फॉर वाटर मॉलिक्यूल। तो वो प्रोटीन को मतलब उनकी एक्टिविटी कम कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स वो वाटर के अंदर सोल्यूबल ही नहीं हो पाते, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है सॉल्टिंग आउट। अब देखो यहाँ पे मैंने इसका ग्राफ बनाया है हमने प्रोटीन सोल्युबिलिटी वर्सेस सॉल्ट कंसंट्रेशन की। जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन लो था तब हो रही थी सॉल्टिंग इन की कंडीशन और तब प्रोटीन की सोल्युबिलिटी बढ़ रही थी, ठीक है, यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। जब हमने सॉल्ट का कंसंट्रेशन इस एक्सिस में बढ़ा दिया, हाई कर दिया, तो जो सॉल्टिंग आउट की कंडीशन हुई और प्रोटीन इनसोल्यूबल हुआ, यानी कि प्रोटीन की जो सोल्युबिलिटी थी वो कम हुई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कम, ठीक है। आई ना बात समझ में आपको, देखो फिर से बताती हूँ मैं कि हमने ग्राफ बनाया है प्रोटीन सोल्युबिलिटी वर्सेस सॉल्ट कंसंट्रेशन में। जब हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन लो रखते हैं तब प्रोटीन की सोल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी कि इस कंडीशन को बोलते हैं सॉल्टिंग इन। और जैसे जैसे हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई करते जाते हैं तो वो सॉल्टिंग आउट की कंडीशन को शो करता है और प्रोटीन की सोल्युबिलिटी इस मतलब कम होती है। तो ये तो हो गया इसका ग्राफ, ये हो गया सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट के बारे में। तो ठीक है, उसके बाद मेनली तो यही याद रखना है कि सॉल्टिंग इन में प्रोटीन की सोल्युबिलिटी बढ़ती है और सॉल्टिंग आउट में प्रोटीन की सोल्युबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इनसोल्यूबल हो जाता है प्रोटीन, वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट को ऐड कर रहे हो उस सॉल्यूशन के अंदर। अब हम देखेंगे ये वाली कंडीशन कि पीआई और पीएच के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। तो पीआई होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि उस पर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। कोई भी नेट चार्ज नहीं है मतलब जो पॉजिटिव है उसने नेगेटिव आयंस को बैलेंस कर दिया है।
तो इसको बोलते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अब इसमें हम 3 कंडीशंस के बारे में देखेंगे कि अगर pI pH से ज़्यादा है, यानी कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो pH से बहुत ज़्यादा है, मतलब pH कम है इसमें, तो pH कम है मतलब उसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे, और अगर H+ आयन ज़्यादा है मतलब सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा। अब अगर वो ज़्यादा एसिडिक है मतलब वो प्रोटोनेटेड होगा, यानी कि वो प्रोटॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ये कंडीशन कि जब pI ज़्यादा होता है pH से, यानी कि वो प्रोटोनेटेड कंडीशन होती है। सेकेंड कंडीशन कि अगर pH pI से ज़्यादा है, ठीक है, pH ज़्यादा है यानी कि उसके अंदर H+ का कंसंट्रेशन कम है, तो वो डीप्रोटोनेटेड यानी कि वो प्रोटॉन को लूज़ करने का काम करेगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन होती है pI = 0, यानी कि सोल्युबिलिटी 0 है। तो अब देखो यहाँ पे हमने बनाया है इसका ग्राफ सोल्युबिलिटी वर्सेस pH कि जब सोल्युबिलिटी मतलब pH 1 सेकेंड कि pH जब यहाँ पे कम है तब पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि वो प्रोटोनेटेड वाली कंडीशन है, यानी कि वो प्रोटॉन को गेन करेगा। और जैसे जैसे pH को हम बढ़ा रहे हैं तो वैसे ही माइनस जो निगेटिव आयन्स है उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि ये डीप्रोटोनेटेड वाली कंडीशन है। और न्यूट्रल यानी कि pH = pI, ये 0, मतलब अगर 0 होगा तो pH = अगर pI होगा तो मतलब सोल्युबिलिटी उसकी 0 होगी। तो ये तो हो गया इस ग्राफ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द होफमेस्टर सीरीज़ कि होफमेस्टर सीरीज़ क्या होती है। होफमेस्टर सीरीज़ को लायोट्रॉपिक सीरीज़ भी कहा जाता है। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो मेनली हम होफमेस्टर सीरीज़ को क्यों पढ़ते हैं? प्रोटीन सोल्युबिलिटी, प्रोटीन स्टेबिलिटी, या फिर प्रोटीन की फोल्डिंग, एंजाइम की एक्टिविटी, या फिर डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अगर हमें स्टडी करना हो तो हम मेनली होफमेस्टर सीरीज़ को पढ़ते हैं। इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस इन ऑर्डर ऑफ देयर एबिलिटी टू सॉल्ट आउट और सॉल्ट इन द प्रोटीन। ये आयंस का एक ऐसा क्लासिफिकेशन है और इसको हमने इस ऑर्डर में अरेंज किया है कि किसी आयन की कितनी एबिलिटी है कि वो सॉल्ट आउट और सॉल्ट इन की कंडीशन को दिखा सके। तो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, देन SO4-2, HPO4-2, देन एसीटेट, Cl-, NO3-, Br-, ClO-, ClO3-, I-, ClO4-, SCN-, और ये तो हो गया नेगेटिव आयंस के बारे में। अगर हम पॉजिटिव की देखें तो उनकी सीरीज़ ये है NH4+, देन K+, फिर उसके बाद होती है सोडियम आयन की, देन लिथियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम, एंड लास्ट में आता है ग्वानिडियम। बस ये सीरीज़ आपको याद रखनी है। और होफमेस्टर सीरीज़ को लायोट्रॉपिक सीरीज़ भी कहते हैं, ये याद रखना है। और होफमेस्टर सीरीज़ को हम क्यों पढ़ते हैं? प्रोटीन स्टेबिलिटी, सोल्युबिलिटी, फोल्डिंग, एंजाइम की एक्टिविटी, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में अगर हमें स्टडी करना हो तो हम पढ़ते हैं होफमेस्टर सीरीज़ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द प्रोटीन फोल्डिंग। तो देखो प्रोटीन फोल्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोटीन की फोल्डिंग अच्छे से नहीं हो रही है, अगर मिस फोल्डिंग हो गई ना प्रोटीन की, तो डिफरेंट डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कि अल्जाइमर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। तो डिफरेंट पार्ट में बॉडी के प्रोटीन की फोल्डिंग गलत तरीके से हो जाती है, तो इसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो मिस फोल्डिंग बहुत ही मतलब गलत बात है, उसकी वजह से डिसीजेस हो सकते हैं। उसके बाद बिकॉज जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना वो मेनली टर्शरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज जो फंक्शन ऑफ प्रोटीन का जो फंक्शन होता है ना वो उसकी शेप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि अगर प्रोटीन का जो शेप है वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना अच्छे से होगा वो पैक, उतना ही प्रोटीन फंक्शन अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो प्रोटीन के फंक्शन और शेप के बीच में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। इसीलिए प्रोटीन की फोल्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो पर्टिकुलर प्रोटीन अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, उसके बाद ये तो पता ही होगा कि अगर रैंडमनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, तो ऑफकोर्स अनस्टेबिलिटी आती है। ये तो हो गया प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में। और प्रोटीन सोल्युबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट देखा, और प्रोटीन फोल्डिंग देखा कि जितना अच्छी तरीके से प्रोटीन फोल्ड होगा उतनी अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है, फंक्शन को अपने। उसके बाद हम देखेंगे एन फिन्सन्स एक्सपेरिमेंट के बारे में कि एन फिन्सन ने क्या बताया था। सो द नेटिव स्ट्रक्चर वॉज डीनेचुअर्ड टू फॉर्म टू इनएक्टिव शेप, बोथ वेयर अगेन बायोलॉजिकली एक्टिवेटेड। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने
उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को डीनेचर किया, फिर से उसको रीनेचर किया एंड प्रोटीन रिटर्न टू इट्स नेटिव शेप। तो जब प्रोटीन अपने नेटिव शेप में आता है यानी कि नॉर्मल शेप में आता है तो वो राइट कंडीशन में अच्छे से फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है। द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंस इट 3D स्ट्रक्चर। और प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा, जो रेसिड्यूज होंगे, उससे प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है ना वो डिटरमाइन होता है। तो हम मेनली एनफिंसन एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहली स्टेप है इसमें डीनेचुरेशन। तो एनफिंसन ने क्या किया था, जो आरएनएज होता है, आरएनएज एंजाइम जो होता है, उसको उन्होंने यूरिया एंड बीटा मरकैप्टो इथेनॉल के साथ ट्रीट किया। ठीक है, अच्छे से समझो कि उन्होंने क्या लिया, आरएनएज ए एंजाइम लिया, उसको यूरिया एंड बीटा मरकैप्टो इथेनॉल के साथ ट्रीट किया। यूरिया का काम क्या होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का काम क्या होता है कि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो अब उन्होंने आरएनएज को यूरिया एंड बीटा मरकैप्टो इथेनॉल के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा कि प्रोटीन अनफोल्ड हो जाएगा या फिर डीनेचर हो जाएगा कम्प्लीटली, और वो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम्प्लीटली लॉस्ट कर देगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने ट्रीट किया उसको और फिर उसने हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट गए, तो प्रोटीन कम्प्लीटली डीनेचर हो गया और उसने अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को खो दिया। मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया डीनेचुरेशन। अब उन्होंने क्या किया, ही देन रिमूव यूरिया एंड बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। फिर उन्होंने यूरिया को रिमूव कर लिया, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को भी रिमूव कर लिया। अब क्या हुआ, प्रोटीन फिर से रीफोल्ड हो गया इन अ बफर सॉल्यूशन। मतलब जो उसका नेटिव स्टेज था, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, उसमें प्रोटीन फिर से कन्वर्ट हो गया। He removed urea and beta mercapto ethanol, allowing the protein to refold in a buffer solution. Then protein ने अपना जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको फिर से रिगेन कर लिया और फंक्शन भी वो प्रॉपरली करने लगा, suggesting that the correct folding is driven solely by the amino acid sequence. और ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि जो करेक्ट फोल्डिंग है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस की वजह से ही होती है। उसके बाद थर्ड स्टेप है डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ, द रिमूवल ऑफ बीटा मरकैप्टो इथेनॉल अलाउड डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का फंक्शन क्या था कि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता था। अगर बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को ही रिमूव कर दिया तो ऑफकोर्स डाइसल्फाइड बॉन्ड तो रिफॉर्म होंगे ही ना। और जब उन्होंने फर्स्ट यूरिया एंड बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को रिमूव किया था तो करेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड फिर से बन गए थे और एंजाइम फिर से फुल्ली फंक्शनल हो गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समरी मिलती है कि अनफिंसन एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट the amino acid sequence of protein contain all the information needed for its proper folding। कि जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है प्रोटीन का, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो कि प्रॉपर फोल्डिंग के लिए ज़रूरी है इनटू अ फंक्शनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। द डिस्कवरी इज़ क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर। कि ये डिस्कवरी क्यों क्रूशियल थी, ताकि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और उसके फंक्शन को हम अच्छे से देख सकें। एंड इट सेट द स्टेज फॉर मॉडर्न रिसर्च इन प्रोटीन फोल्डिंग एंड मिसफोल्डिंग डिसीजेस। कि इन्होंने एक स्टेज को सेट कर दिया फॉर लाइक मॉडर्न रिसर्च इन प्रोटीन फोल्डिंग एंड मिसफोल्डिंग डिसीजेस। तो ये तो हो गया अनफिंसन एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने बताया था कि प्रोटीन की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अमीनो एसिड में प्रेजेंट होती है, जो कि इट्स प्रॉपर फोल्डिंग इनटू अ फंक्शनल 3D स्ट्रक्चर। कि उसके अगर प्रोटीन का अगर 3D स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए वो अमीनो एसिड जो सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर वो ज़रूरी होती है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से वो प्रूव किया। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा प्रोटीन सोल्युबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट की कंडीशन देखी। देन we talk about the Hofmeister series and then protein folding के बारे में and then Anfinsen experiment के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड या टेक केयर एंड बाय बाय। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.